हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यूपीएससी प्रीलिम्स पीआईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में 48 वर्षों के प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें हम 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक 2026 तक के पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 1979 से लेकर 2026 तक, प्रति वर्ष जो भी प्रश्न है जीएस के, वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो ये 4 पार्ट इसके आ चुके हैं, ये 5वां पार्ट है, तो 5वें पार्ट की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, इसमें डिटेलिंग में हम नहीं जाएँगे, क्योंकि डिटेल में अगर हम जाने लगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए हो जाएँगी। 2011 से लेकर के तो 2026 तक के हम डिटेल एनालिसिस अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है? तो उसमें हमने 2011 और 2012 का वैसे भी डिटेल एनालिसिस हमने पिछले साल किया था। इस साल हम पूर्णतः जो है 2026 तक पूरा कर देंगे, ठीक है? बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल एनालिसिस में चले जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर हम लोग अभी जो है 48 वर्षों की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी बहुत जानकारी हमें चाहिए जितनी, वो ले लेंगे। बाकी इसके साथ-साथ कोई थीम है, ठीक है? थीम तो महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमको थीम ही पकड़ना है। थीम पकड़ में आ गई तो हमारा प्रीलिम्स आराम से क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, थीम है या कोई अलग से कोई जानकारी है तो वो हम वहाँ यहाँ पर ले लेंगे और इसकी स्वयं से तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बार-बार बोलूँगा कि आप थीम कोई एक बुक बना लीजिए आप, एक पुस्तक बना लीजिए, छोटी-सी डायरी बना लीजिए, उसमें वर्षवार थीम लिखते जाइए। जैसे कि 1979 में कौन-कौन सी थीम रिपीट हुई, ठीक है? कौन-कौन सी थीम आई, ठीक है? इसके साथ-साथ फिर 1980 में कौन-कौन सी थीम थी, फिर इसी तरह से होते-होते 2026 तक की जितनी भी थीमें हैं, सब एक डायरी में आपकी नोट होंगी। तब आप देखोगे कि कौन से टॉपिक, कौन सी थीम बार-बार रिपीट कर रही है इतने सालों में 48 वर्षों में कौन सी थीम बार-बार रिपीट कर रही है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थीम जो है बार-बार जो रिपीट करी है उसको हम स्टार रेटिंग दे देंगे। जो ज़्यादा बार रिपीट करी है उसमें स्टार रेटिंग दे करके हम उसकी तैयारी फिर से करेंगे। मतलब उसकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से करेंगे अन्य टॉपिक की अपेक्षा। ठीक है? तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा होमवर्क आपको खुद करना होगा। बाकी चीज़ें जो भी हैं हम आपको पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो चलते हैं हम सीधे प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों की। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ये 101 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा मैथ से संबंधित प्रश्न है एक तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ना है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? जन्म दर प्रति हज़ार में दिया हुआ है और यहाँ पर मृत्यु दर दिया है प्रति हज़ार में, ठीक है? तो यहाँ पर 39.9 जन्म दर है और 1941 से 51 के बीच की है, ठीक है? और मृत्यु दर कितनी है? आपकी 27.4। फिर दूसरा आंकड़ा दे रहा है आपका 41.7, 1951 से 1961 तक का और मृत्यु दर कितनी है? 22.8, ठीक? फिर तीसरा आंकड़ा क्या दे रहा है? आपका 41.1, फिर 1961 से 1971 तक के टाइम का दे रहा है और मृत्यु दर कितनी है? 18.9, ठीक है? अब क्या कह रहा है? आंकड़े केवल अनुमानित हैं। ऐसे प्रश्न अभी तक आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन अब ये हो सकता है कि 2027-28 में इस तरह के प्रश्न बन जाएँ, तो थोड़ा-सा देखना 1-2 क्वेश्चन डाल सकता है यूपीएससी इस तरह के, ठीक है? अब यहाँ क्या कह रहा है? उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि इस अवधि के दौरान हुई। अब इनमें से कौन-सी अवधि के दौरान, मतलब 1941 से 51 के दौरान हुई, कि 1951 से 61 के दौरान हुई, कि 1961 से 1971 के दौरान हुई? अब यहाँ पर देना ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब आपको देखना है इनमें से कौन-सा आंसर होगा। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए पहले कमेंट करके, फिर मैं इसको बताता हूँ। आपने संभवतः कमेंट में आंसर दे दिया होगा। मैं इसको बताता हूँ, जैसे कि आपको जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है। जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है तो आपको क्या करना है? इसका फ़ॉर्मूला होता है कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर कर देते हैं, ठीक है? मृत्यु दर। तो आप जन्म दर कितनी है? या मान लो कि पहला आंकड़ा हम उठा लेते हैं। यहाँ पर 39.9 दिया है। अब माइनस क्या करेंगे? मृत्यु दर 27.4 दिया है। इसको जब घटाओगे आप, इसको जब आप घटाओगे 27.4 को, तो 9 में से 4 गए तो आपके 5 आ गया, पॉइंट लगाया। बाकी 9 में से 7 गए तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 और 3 में से 1 2 गया तो 1, 12.5 आया, ठीक है? तो ये पहला का आंकड़ा आ गया। फिर इसी तरह से दूसरे का निकालना है, फिर इसमें तीसरा भी निकालना है। तो आपको आंसर इसका जो है तीसरा जब आप निकालोगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा किसका ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा अंतर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम वृद्धि पूछ रहा है। अधिकतम वृद्धि कहाँ है? ठीक है? तो इसमें आप यहाँ पर पॉज़ करके देख सकते हो इसको। 1900 तीसरा जो है 1961 से 71 तक का आंकड़ा है। यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, देखिए 39.9 को 27.4 में घटाया तो 12.5 आया, ठीक है? यहाँ पर दिया ना, जन्म दर से मृत्यु दर को घटाते हैं वृद्धि दर निकालने के लिए, जनसंख्या वृद्धि दर निकालने के लिए, ठीक है? फिर यहाँ पर दूसरा आंकड़ा 1951 से 61 तक का 41.7 से 22.8 को घटाओगे तो 18.9 प्रति हज़ार आ जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरा आप घटाओगे तो 1961 से 1971 के बीच में 41.1 से लेकर के 18.9 के बीच में 22.2 प्रति हज़ार पे आ जाएगा। अब इन तीनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो आपको पता है अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम मान यही है आपका 22.2, यहाँ पर वही आंसर हो गया, ठीक है?
आगे चलते हैं हम। 102 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के हाल के इतिहास में पहली बार घटित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? ठीक है, ए नंबर है किसी गैर इतालवी व्यक्ति को पोप नियुक्त करना, विश्व शांति के लिए पोप का मिशन, कार्डिनलों द्वारा पोप का चुनाव, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए उस समय के जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। अब ये प्रश्न ना भी करोगे तो आपको यहाँ पर से कुछ बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने को ये मिलेगा कि आपको करंट अफेयर पर फोकस रहना है। ठीक है, करंट अफेयर पर फोकस रहना है। तो करंट अफेयर में हाल में कोई घटना आई तो उससे यूपीएससी प्रश्न बना सकता है। तो उस समय इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते थे। कोई बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है विषय तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछ लिया। यहाँ पर पूछा यूरोप के हाल के विषय इतिहास में पहली बार घटित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा पहला, किसी गैर इतालवी व्यक्ति को पोप नियुक्त करना। ठीक है, तो इसको जो है पॉज करके आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका आंसर। अब यहाँ पर मैं एक एक आंसर का डिटेल बताने नहीं जाऊंगा। ठीक है, जहां पर बताने की जरूरत पड़ेगी वहां हम बताएंगे, लेकिन जहां पर संदर्भ नहीं बनता है तो उनको मैं बहुत ज्यादा बताने से बचूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 103 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद कहाँ कहाँ नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल फार्मूला है मेरे पास, बिकऊ आत्मज। ठीक है, तो बिकऊ से बिहार, का से कर्नाटक, उ से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, टा से ये ता है, ता से तेलंगाना, मा से महाराष्ट्र, जा से जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर अब हटा दीजिए। 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो आप इसमें देख सकते हो कि पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है, बाकी तमिलनाडु भी यहाँ पर नहीं है। पहले तमिलनाडु में विधान परिषद थी, 1986 में इसको हटा दिया गया। ठीक, वहां से। तो आपका ए और बी दोनों होगा आंसर वर्तमान संदर्भ में, लेकिन उस समय 1979 में पूछा गया था तो इस कारण से सी आंसर होना चाहिए उस समय का। ठीक है, तो इसको बाकी और आपको ये चारों जानकारियां पता है, बाकी मैंने यहाँ पर दे भी रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए विधान परिषद वाला और फॉर्मूला मैंने जो मतलब एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनाई है उसको याद कर लेना, अगर याद कर सकते हो तो। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक अपना खुद पढ़ते पढ़ते बना देता हूँ, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। आगे चलते हैं हम। संविधान के 42वें संशोधन में, ठीक है, संविधान के 42वें संशोधन में सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा है? ए, संसद की सर्वोच्चता, बी, 10 मूलभूत कर्तव्यों की सूची, सी, लोकसभा विधानसभाओं का कार्यकाल, डी, मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रधानता। अब आपको इनमें से सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा था आपको पता होना चाहिए इस चीज को लेकर के कि 42वें संविधान संशोधन में ये चीजें क्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, कमेंट करके मुझे बताइए, इसका आंसर होगा, वैसे बताइए जल्दी, डी। ठीक है, मैं निशान लगा देता हूं, आप पकड़ लेते होगे, लेकिन आपको कमेंट में ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर देना। बाकी इसको पॉज करके आप पढ़िए कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, 42वें मैं पढ़ ही देता हूं इसको। 42वां संविधान संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान पारित इस संशोधन को भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। विवाद का मुख्य कारण क्या था? इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C, ठीक है, का दायरा बढ़ा दिया गया था कि राज्य के निदेशक तत्व डीपीएसपी को नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता या प्रधानता दे दी गई। इसके अनुसार यदि सरकार किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। ठीक है, इसीलिए विवादास्पद मुद्दा था ये। ठीक है, न्यायपालिका बनाम विधायिका, इस प्रावधान ने नागरिकों के अधिकारों को बेहद कमजोर कर दिया था और न्यायपालिका की समीक्षा करने की शक्ति को सीमित कर दिया था। इसी कारण वर्ष 1980 के ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स मामला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, एक तरीके से थीम हो गई है, दोबारा पूछ सकता है तो इसको याद कर लेना। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवादास्पद प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, मतलब कि ये अनुच्छेद 31C का जो दायरा बढ़ाया गया था मौलिक अधिकारों पर डीपीएसपी की प्रधानता को लेकर के, तो इसको जो है कम कर दिया गया। तो इसको पॉज करके आपको पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आता है कहीं पर दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो हम इस पर जो है विशेष जो है अलग से क्लास लेकर के या अलग से एक छोटा वीडियो बना करके आपको हम समझा देंगे। बाकी यहाँ पर केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में जा करके हम नहीं बता रहे हैं। बाकी आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो 2011 से लेकर के 2026 तक का हम डिटेल एनालिसिस अलग से पढ़ाएंगे, जिसमें हमने 2011 और 2012 का पेपर डाल रखा है। आप चाहो तो वहां जाकर के देख सकते हो हमने कितनी अच्छी डिटेलिंग वहां कर रखी है। ठीक है, बाकी आप चलिए आगे। 104 नंबर क्वेश्चन हो गया, 105 है। 105, खरीदारों का बाजार उस स्थान को दर्शाता है जहां आपूर्ति मांग से अधिक है,
मांग और आपूर्ति संतुलित है, वस्तुएं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हैं। अब इसमें से कौन सा आंसर है आप मुझे बताइए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए खरीदारों का बाजार ये क्या होता है, तभी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, मुझे बताइए कमेंट करके। अगर नहीं आता है तो मैं इसका जो है इसको अलग से समझा दूंगा, या जिसको कमेंट में अगर समस्या आती है तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर मुझे डाल देना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं उस पर जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी इसका आंसर होगा बी। आप इसको यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हो। आपूर्ति मांग से अधिक है। खरीदारों का बाजार, यह बाजार की वह स्थिति होती है जहां वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई, आपूर्ति उनकी मांग से अधिक होती है। ठीक है, जैसे डिमांड हो रही है उससे ज्यादा सप्लाई हो गई, सप्लाई क्या होगी, ज्यादा हो गई, या डिमांड क्या होगी, कम हो गई, तो हम इसको क्या कह देते हैं, खरीदारों का बाजार। ठीक है, मतलब खरीदने वाले जो है ज्यादा हो गए, मतलब डिमांड करने वाले कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो गई, तो ये खरीदारों का एक तरीके से बाजार हो गया। तो खरीदारों को इसमें क्या होगा, लाभ होगा। भाई सप्लाई ज्यादा है तो चीजें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो आपूर्ति अधिक होने के कारण विक्रेताओं के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इसका फायदा खरीदारों को मिलता है क्योंकि उन्हें कम कीमतों पर अधिक विकल्प मिल जाते हैं और बेहतर सौदेबाजी कर सकते हैं। फिर इस तरह से विकल्प ए में क्या दिया था, विकल्प ए यहाँ पर मांग आपूर्ति से अधिक कब होगी, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ विकल्प ए के बारे में, जब मांग आपूर्ति से अधिक होती, जब डिमांड ज्यादा हो, जब डिमांड क्या हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें विक्रेताओं का फायदा होगा। भाई डिमांड ज्यादा है तो विक्रेता जो बेचने वाला है वो डिमांड में क्या करेगा, वस्तुएं की कीमत बढ़ा देगा। कहा जाता है जहां विक्रेता अपनी मन मुताबिक कीमतें तय करता है। ठीक है, तो आपको यही पता है कि डिमांड जब ज्यादा होती, सप्लाई कम होती, यही महंगाई इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, खरीदारों का बाजार और दूसरा विक्रेताओं का बाजार। ये दो शब्दावली आपको पता होना चाहिए, सेलर मार्केट और बायर्स मार्केट। आगे चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। बाकी आपको फिर भी कोई समस्या आ रही हो, ना समझ में आ रहा हो तो आप हमें बताइए। बाकी इसका आंसर बी होगा 105 का। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला संदर्भित किया जाता है। ठीक है, ए मुख्य चुनाव आयुक्त, बी सुप्रीम कोर्ट, सी संसद, चौथा डी इनमें से कोई नहीं। अब अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित मामला अगर कहीं संदर्भित किया जाता है तो कहाँ जाता है मामला, कोई विवाद हो जाता है इनके चुनाव में तो कहाँ जाएगा मामला, चुनाव आयुक्त के पास जाएगा कि संसद के पास जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। ये पता होगा, मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट, सीधे सिंपल सी बात है। बाकी आपको यहाँ इसका आंसर तो आपको पता ही हो गया होगा। बाकी आप इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के बारे में पढ़िए। ये थीम हो गई, चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है दोस्तों। ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ते रहना। संसद में आपको संसद पढ़ना है, जिसमें हम उच्च सदन और निम्न सदन के बारे में आपको जानकारी एक तरीके से होनी चाहिए। एक तरीके से विधायिका के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के विषय में तो पता ही होना चाहिए, न्यायपालिका, न्यायपालिका आपको पढ़ना है एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ये थीम है। ये थीम निकाल निकाल के जब मिल जाएंगे आपको ये थीम, तो ये थीम से ही क्वेश्चन बनेंगे अगली बार। ठीक है, बाकी इसको आप पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य है, नृत्य नाट्य। देखिए एक नृत्य होता है और नृत्य नाट्य दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन बताना, ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी उड़ीसी, डी मणिपुरी। अब इनमें से कौन सा है आंसर आप मुझे बताइए। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए कथकली, केरल का है। इसमें हम नृत्य और नाट्य, इसका नाम ही होता, कथ माने कथा, कली माने नृत्य। ठीक है, तो कथा करते हुए नृत्य होती, बस आप इसमें फेस के एक्सप्रेशन से, हाथों के एक्सप्रेशन से ही डांस किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ना। यहाँ मैं इसको एक बार पढ़ ही देता हूँ। ये कथकली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कथा अर्थात कहानी, कली अर्थात नाटक या अभिनय। ठीक है, यह केरल की एक अत्यधिक शैलीबद्ध पारंपरिक कला विधा है जिसमें अभिनेता बिना कुछ बोले, मतलब मूक अभिनय करता है। ठीक है, केवल अपने हाथों की मुद्राओं, पैरों के संचालन और चेहरे के असाधारण भावों के माध्यम से पूरी पौराणिक कहानी या नाटक को रंगमंच पर जीवंत करते हैं। ठीक है, अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं, जो भी अन्य हैं जैसे भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुरी, ये क्या हो गए, नृत्य हो गए। ये मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य की श्रेणियों में आते हैं, यद्यपि इनमें भी अभिनय और भाव प्रदर्शन शामिल होते हैं, लेकिन कथकली की तरह इनका मूल स्वरूप पूरी तरह से संवादात्मक या महाकाव्यात्मक नाटक के रुचि रूप में रचित नहीं होता है। ठीक है, तो ये कथकली से अलग हो गए तीनों। आगे चलते हैं। पंचायती राज प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ठीक, ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना,
हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करना, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रति गहन और निरंतर रुचि उत्पन्न करना। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप मुझे बताइए। बाकी आपको पंचायती राज प्रशासन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में साफ-साफ दिया हुआ है। आप अगर सिलेबस देखते हो तो वहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए जो है आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। पंचायती राज आपको अच्छे से पढ़ना है। पंचायती राज में आपको ये भी पता होना चाहिए बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सिफारिश दी थी, ठीक है? अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश दी थी, है ना? ये सब आपको पता होना चाहिए जितने भी, क्योंकि ये क्रम पूछ लेता है स्टेट पीसीएस में, जो डायरेक्ट पूछता है, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए आपको। बाकी इसका आंसर होगा आपका, जल्दी बताओ, डी, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रति गहन और निरंतर रुचि उत्पन्न करना, ठीक? बाकी इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं हम। 109 नंबर क्वेश्चन, 1959 में 1959 में लागू पंचायती राज किस प्रकार संचालित होता है, ठीक है? उस समय का प्रश्न था, इसलिए पूछा था उन्होंने किस प्रकार का संचालित होता है, मतलब कौन कितने स्तर हैं यहाँ पर पूछ रहा है। ए नंबर समिति और ब्लॉक स्तर है, बी ब्लॉक और जिला स्तर है, सी समिति और जिला स्तर है, डी ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कितने स्तर की बात कर रहा है। आपको इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा डी। वैसे भी आप लगा सकते हो कि त्रिस्तरीय होती है, जिसमें ग्राम ब्लॉक और जिला स्तरीय होते हैं, ठीक है? बाकी इनकी अनुशंसा कौन कौन से समितियों ने करी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है और ये प्रश्न भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं स्टेट पीसीएस में, ठीक है? तो इन प्रश्नों को बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है? 3 लेवल की बात करी है, किन्होंने कहा है? बलवंत राय मेहता समिति ने। बाकी आपको अन्य समितियां जो इससे संबंधित है पंचायती राज से, वो आपको पढ़ना है, ठीक है? आगे चलते हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ना। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, ठीक है? ए नंबर पुर्तगाली, बी नंबर अंग्रेज, सी नंबर फ्रांसीसी, डी नंबर डच। अब इनमें से कौन थे ये आपको पता करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक थीम मिल गई, एक टॉपिक मिल गया, यूरोपियों का आगमन आपको पढ़ना है, ठीक है? आप स्पेक्ट्रम या कोई बुक आप हिस्ट्री की पढ़ रहे हो, यूरोपियों के आगमन का चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है? यूपीएससी इस तरह के प्रश्न बना सकता है, जहां से भी आप पढ़ते हो इसको जरूर पढ़ना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके। इसका आंसर होगा ए पुर्तगाली, सीधी सी बात है। इसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाई थी, पी डी ई डी एफ, ठीक है? पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लिश मतलब अंग्रेज, डी से डेनिश, एफ से फ्रांस। सबसे पहले पुर्तगाली है, सबसे बाद में फ्रांसीसी है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक? बाकी आप यहाँ पर पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? आगे चलते हैं हम। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? पहला नंबर एनी बेसेंट, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। वैसे भी इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरी बात, होम रूल के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपकी थीम हो गई, ठीक है? होम रूल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। यही सब तो पूछा जाता है, दोबारा फिर होम रूल के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो यहीं पर होम रूल को तैयार कर लो ना, थीम में लिख भी लो, ठीक है? बाकी इसका आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। बाल गंगाधर तिलक भी होगा, एनी बेसेंट भी होगा। पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, ठीक है? एनी बेसेंट ने उसके बाद स्टार्ट किया था, ठीक है? बाकी महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय इसका आंसर नहीं होगा, तो ए और बी दोनों आंसर है, ठीक है? तो इसको आप पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक? अब देखिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों से जुड़ा है, लेकिन तकनीकी रूप से इसे सर्वप्रथम आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। यूपीएससी और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जब यह प्रश्न पूछा गया है, तो कालक्रम के आधार पर बाल गंगाधर तिलक को प्राथमिकता दी जाती है। ये भी याद कर लेना, कालक्रम के अनुसार में, ठीक है? प्राथमिकता। बाकी भारत में होम रूल के आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। इसे भारत में 2 अलग-अलग नेताओं द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तिलक जी ने सबसे पहले अप्रैल 1916 में बेलगाम कर्नाटक में प्रांतीय सम्मेलन के दौरान इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र, बंबई को छोड़ करके कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। बाकी एनी बेसेंट ने तिलक जी के कुछ महीनों बाद सितंबर 1916 मद्रास के अडयार में अपनी ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की, ठीक है? शुरू के कार्यकाल को छोड़कर देश के बाकी तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के अंतर्गत आते थे, ठीक है? निष्कर्ष में, चूंकि आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले
अप्रैल 1916 में हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, तो इसलिए बी विकल्प होगा। इसका सबसे सटीक उत्तर बी ही है। यदि परीक्षा के संदर्भ में सर्वप्रथम या दोनों विकल्प ना हो तो तिलक जी का नाम पहले आता है, अगर दोनों हैं तो पहले हम प्राथमिकता बी को ही देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 112 सिपाही विद्रोह के तत्काल भड़कने का कारण क्या था? गाय की चर्बी से चिकनाई लगे कारतूस का उपयोग, बी व्यक्तिगत सिद्धांत, सी देसी सिपाहियों और ब्रिटिश सैनिकों के वेतन में असमानता, डी ईसाई धर्म का प्रसार। अब आपको ये तो सिंपल प्रश्न है, आपको 1857 की क्रांति जो है पढ़नी है, तो ये थीम हो गई आपकी 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये आपको थीम हो गई, ये आपको पढ़ना अच्छे से, मेंस के संदर्भ में भी और पीटी के संदर्भ में भी। बाकी इसका आंसर तो आपको बचपन से ही पता होगा, ये ही है। ठीक है, बाकी इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो यहाँ। ठीक, इसको पढ़ लेना, क्यों इसका विरोध हो रहा था। बाकी ये बचपन से पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी आप किताब से इसके बारे में अलग से जानकारी ले सकते हो। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में की थी। ए नमक कर कानूनों के लागू होने के विरुद्ध, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के विरुद्ध, हरिजन पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध, उपरोक्त सभी के विरुद्ध। अब इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, ये तो सबको पता होगा। इसका आंसर होगा ए नमक कर कानूनों के लागू होने के विरुद्ध 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च की स्थापना करी थी। आपको गांधी जी का एरा बहुत अच्छे से पढ़ना है, गांधी एरा। ठीक है, इतिहास में अब बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, ये थीम हो गई आपकी। बाकी इसको पॉज करके पढ़िए, क्यों साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? देखिए दूसरा प्रश्न भी पूछा है गांधी जी से संबंधित, इसका मतलब गांधी जी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए, नील श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, कमेंट करिए। इसका आंसर होगा डील। आपको पता ही है कि ये चंपारण आंदोलन नील श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था और ये बिहार से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तिकठिया पद्धति वगैरह जो है यहाँ पर सब जानकारी आपको मिल जाएगी, आप इसको पॉज करके पढ़िए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। किसने टिप्पणी की थी कि क्रिप्स मिशन एक डूबते हुए बैंक पर दिया गया एक पोस्ट डेटेड चेक था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। अब इनमें से कौन सा है, आप इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर भी ए होगा। ठीक है, महात्मा गांधी। बाकी आपको जवाहरलाल नेहरू के विषय में, सुभाष चंद्र बोस के विषय में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है, इनकी क्या भूमिका रही है राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी इसका आंसर जो है इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी ये जो कथन उन्होंने बोला है गांधी जी ने, एक डूबते हुए बैंक पर दिया गया एक पोस्ट डेटेड चेक था, इसके आगे भी एक टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जोड़ दी थी, जिसका बैंक टूट रहा है। तो पूरा आप जब पढ़ोगे, एक डूबते हुए बैंक पर दिया गया एक पोस्ट डेटेड चेक था जिसका बैंक टूट रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया था उसमें। ठीक है, तो ये पूछ लेगा पूरा लिख करके, तो उसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगर इतना लिखता है तो गांधी जी होगा। ठीक है, फिर आपका खिलाफत आंदोलन निम्न कारणों से समाप्त हो गया: अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी गई रियायतों से, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंध से, कमाल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर आसीन होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको इनमें से कोई एक आंसर जल्दी बताना है कि क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा सी, मुस्तफा कमाल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर आसीन होना। ठीक है, अब ये खिलाफत आंदोलन का अन्य आंदोलन से क्या योगदान था? क्या एक तरीके से थे, एक दूसरे से कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो आंदोलन थे एक दूसरे से जाकर जुड़ जाते हैं, तो कौन सा आंदोलन था ये मुझे बताओ। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो खुद ही बता देगा कि कौन से आंदोलन से ये जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन के बारे में आपको बताना है, उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय जनमत को प्रसन्न करना, इसके बारे में आपने पॉज करके पढ़ना है आपको। हाँ, 116 नंबर क्वेश्चन के बारे में पॉज करके आपको पढ़ना है। 117 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीय जनमत को प्रसन्न करना, अमेरिकी जनता को प्रसन्न करना, राज्यों को शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहना
अब ये क्यों होगा, इसको यहाँ पर पॉज करके आप पढ़िए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम 118 नंबर क्वेश्चन। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन से तात्पर्य है कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडलों की रियायत, मुस्लिम लीग का कांग्रेस में विलय, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसी मुस्लिम नेता का चयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ए, कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की रियायत। अब आप मुझे ये बताइए कि अलग निर्वाचन मंडल की बात किस अधिनियम में सर्वप्रथम करी गई थी, ये मुझे बताइए, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी अलग मांग, ठीक है। ये मुझे बताइए किस अधिनियम के द्वारा निर्वाचक मंडल की बात करी गई थी। बाकी इसको पॉज करके पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है हमको। पहला नंबर अमेरिकी क्रांति से, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति से, तीसरा रूसी क्रांति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। उन्हें से बताइए किससे प्राप्त हुई है हमको। सीधी सी बात है, हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था, ठीक है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको अभी मेंस का टाइम चल रहा है, हमें मेंस की तैयारी हमें दिसंबर तक बहुत बेहतरीन ढंग से करनी है। बाकी प्रीलिम्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप प्रीलिम्स देख ही रहे हो किस तरह से टफ होता चला जा रहा है, तो हम लोग तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस, मतलब मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी अभी से करते रहना है, इसीलिए ये सीरीज अभी चल रही है कंटिन्यू, ठीक है। तो आपको अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आवे मुझे बताना। 120 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को अपनी उपाधि क्यों सौंप दी थी। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, बी असहयोग आंदोलन के कारण, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, डी बंगाल विभाजन के कारण। अब आप मुझे बताइए क्यों छोड़ा था, उपाधि क्यों जो है दे दी थी, इसका आंसर बताइए मुझे, जल्दी बताइए आंसर। इसका आंसर होगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अब आप मुझे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था ये बताना है। इसके साथ साथ ये तीनों चीज आपको पढ़नी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना है, असहयोग आंदोलन का पढ़ना है और बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्यों हुआ था। ये आपकी थीम हो गई, ठीक है। बाकी इसको आप इसको पॉज करके पढ़िए कि क्यों हुआ था, क्यों उपाधि उन्होंने टाइम वापिस करी थी, कौन सी उपाधि थी, ये प्रश्न घुमा करके पूछ चुका है, ठीक है, वर्तमान में भी। निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल में भक्ति पंथ के प्रवर्तक कौन थे। पहले तो आपको भक्ति पंथ के बारे में पता होना चाहिए क्या था, ठीक है। बाकी इसके ऑप्शन देखिए, चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य प्रभु, रामानुजा चारुला, सी रामानंद, डी कबीर। इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए मुझे। भक्ति पंथ के प्रवर्तक कौन थे, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ए, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इसको पॉज करके आप पढ़िए, सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है, तभी तैयारी आपकी बेहतरीन होगी। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था क्रिप्स मिशन की यात्रा के बाद, क्रिप्स मिशन के दौरे से पहले, माउंटबेटन द्वारा अपनी योजना प्रस्तुत करने के बाद, डी मंत्रिमंडल मिशन के दौरान, दौरे के बाद। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए मुझे। कैबिनेट मिशन के दौरे के बाद, बताइए मुझे। आंसर तो मैंने बता ही दिया क्या, इसका आंसर ही डी होगा, कैबिनेट मिशन के दौरे के बाद अंतिम सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। बाकी अब इसको पॉज करके पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत आती है आप हमें बताइए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है दोस्तों, इसमें डिटेलिंग में मैं मन तो बहुत करता है अंदर से कि मैं एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से बताऊं, फिर हमारे प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी। मैं अगर एक एक प्रश्न को अगर डिटेल में पढ़ाने लगूंगा तो मुश्किल से 5 प्रश्न 10 प्रश्न ही हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें उसको छोड़ना नहीं है। फिर आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ए लॉर्ड एटली, मतलब क्लीमेंट एटली, बी विंस्टन चर्चिल, सी माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, डी हेरोल्ड विल्सन। ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, स्टेट पीसीएस में घुमा करके फिर पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका क्रम भी याद रखना थोड़ा, कि कब कब रहे हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं हम।
इसको पॉज करके पढ़ना, ठीक है। इनका समय थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपको तुलना करने में या कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप उसको प्रश्न को अंतिम तक पहुंचने में, प्रश्न के आंसर तक पहुंचने में आपको मदद मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। बाकी सूफी संप्रदाय की उत्पत्ति और विकास कहाँ हुआ है? ईसाई धर्म में हुआ है कि इस्लाम धर्म में हुआ है कि हिंदू धर्म में हुआ है कि पारसी धर्म में हुआ है? आपको पता होना चाहिए इसमें। आपका इसका आंसर सिंपल सी बात है, सूफी संप्रदाय है तो इस्लाम धर्म से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए इसका, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो यहाँ पर। आगे, भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई? ए आर्य पूर्व काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी कुषाण काल में। आप इसको जल्दी से बताइए मुझका इसका आंसर, इसके बाद हम लोग समाप्त करते हैं इसको। इसका आंसर होगा ए। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में भी, आर्य पूर्व काल में सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्ति पूजा के प्रमाण हमें मिलते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर थीम मिल गई, गुप्त काल अच्छे से पढ़ना है, मौर्य काल पढ़ना है, कुषाण काल पढ़ना है, ये थीम आपकी हो गई, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप पढ़िएगा ये क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से जो है चीज़ों को पढ़िए, कहीं कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमें बताइए, हम उसका समाधान करने के लिए बिल्कुल आपके साथ तत्पर हैं, खड़े हैं, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं, अब कोई भी जो है देरी नहीं होगी, वीडियो आपकी एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वीडियो ना आए, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो यही वाली बनाई थी, लेकिन उसमें आवाज़ ना आने के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ करना। बाकी ये वीडियो आपके पास उपलब्ध हो रही है, तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।